Welcome to Judiciary Library. Today we are going to take a discussion about the Indian Evidence Act. तो आज हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का कंप्लीट इंडेक्स आपका कवर करेंगे. ठीक है, इंडेक्स आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे सेक्शन एक एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ से प्री और मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, तो आपका मैं इंडियन एविडेंस एक्ट बता दूँ. ये एक्ट नंबर फर्स्ट है आपका 1872 का. इसमें टोटल 3 पार्ट हैं एंड 11 चैप्टर है और टोटल सेक्शन है 167. तो पार्ट फर्स्ट में ओनली 2 चैप्टर है. ठीक है, चैप्टर फर्स्ट जो आपका कवर करता है प्रिलिमिनरी को जो कि सेक्शन 1 to 4 है, और चैप्टर 2 आपका डील करता है ऑफ द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट जो कि सेक्शन 5 से लेके 55 तक है. इन शॉर्ट जो आपका पार्ट फर्स्ट है जो कि बात करता है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट की, वो सेक्शन 1 से लेके 55 तक है. ठीक है, अब आपका आ जाता है पार्ट सेकेंड. पार्ट सेकेंड बात करता है ऑन प्रूफ की. तो ऑन प्रूफ जो है आपका चैप्टर 3, 4, 5 एंड 6 जो कि सेक्शन 56 से लेके 100 तक है. चैप्टर 3 में बात की गई है फैक्ट विच नीड टू बी प्रूव्ड, नीड नॉट टू बी प्रूव्ड. ठीक है, ऐसे फैक्ट जिन्हें प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती है जो कि सेक्शन 56 से लेके 58 तक कवर किए गए हैं. चैप्टर 4 बात करता है ऑफ ओरल एविडेंस जो कि सेक्शन 59 एंड 60 कवर किया गया है, सेक्शन 59 एंड 60 में है. और चैप्टर 5 जो कि बात करता है ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जो कि सेक्शन 61 से लेके 90 तक है. और आपका जो चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 आपका कवर करता है ऑफ एक्सक्लूजन्स ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो कि सेक्शन 91 से लेके आपका 100 तक कवर किया गया है. तो पार्ट सेकेंड जो कि ऑन प्रूफ की बात करता है, इसमें चैप्टर 3, 4, 5 एंड 6 जो कि सेक्शन 56 से लेके 100 तक है. आइए अब देखते हैं पार्ट थर्ड. और पार्ट थर्ड बात करता है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस की जो कि सेक्शन 7, 8, 9, 10 एंड 11 में कवर किया गया है. सॉरी, यहाँ चैप्टर होना चाहिए. चैप्टर 7, 8, 9, 10 एंड 11 में कवर किया गया है और सेक्शन 101 से लेके आपका सेक्शन 167 तक आपका कवर किया गया है. ठीक है, तो आपका जो चैप्टर 7 है वो बात करता है ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ जो कि सेक्शन 101 से लेके 114 तक आपका कवर किया गया है. चैप्टर 8 आपका एस्टोपेल की बात करता है जो कि सेक्शन 115 से लेके 117 तक कवर किया गया है. चैप्टर 9 ऑफ विटनेसेस की बात करता है जो कि सेक्शन 118 से लेके 134 तक कवर किया गया है. चैप्टर 10 में बात की गई ऑफ द एग्जामिनेशंस ऑफ विटनेसेस यानी विटनेसेस के एग्जामिनेशंस की जो कि सेक्शन 135 से लेके 166 तक कवर किया गया है. चैप्टर 11 में बात की गई ऑफ द इम्प्रॉपर एडमिशंस एंड रिजेक्शंस ऑफ एविडेंस जो कि सेक्शन 107 में कवर किया गया. यानी चैप्टर 11 जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन रखता है, वो है आपका सेक्शन 167. तो ये आपके तीनों पार्ट यहाँ कवर होते हैं. एक बार मैं फिर आपको रिमाइंड करा दे रही हूँ. जो आपका पार्ट फर्स्ट है उसमें खाली 2 चैप्टर है 1 and 2. जो आपका पार्ट सेकेंड है उसमें ओनली 4 चैप्टर है 3, 4, 5 एंड 6. और बाकी के जितने चैप्टर हैं 7, 8, 9, 10 एंड 11 ये आपके पार्ट थर्ड में आते हैं. ठीक है, आइए एक एक चैप्टर को देखते हैं. चैप्टर फर्स्ट आपका प्रिलिमिनरी की बात करता है. तो इसमें सेक्शन फर्स्ट है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. तो आप लोग जानते हैं कि जो इसका कमेंसमेंट है, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट का वो 1 सितंबर 1872 से है. अगर हम लोग एक्सटेंट की बात करें तो ये एक्सटेंट पूरे भारत में है क्योंकि पहले क्या था, ये जम्मू कश्मीर में नहीं था. तो अब जो कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया है 5 अगस्त 2019 से. ठीक है, लेकिन वहाँ ये लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019 से. ठीक है, और ये किस पे लागू है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है आपका सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे लागू होता है. और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया. ये आपका सीआरपीसी का सेक्शन 2I में डिफाइन किया गया है. तो आप लोग वहाँ देख लीजिए एक बार ओपन करके. जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऐसी प्रोसीडिंग्स होती है जिसमें साक्ष्य शपथ पत्र पर लिया जाता है. ठीक है,
उसे हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहते हैं। अब सेक्शन 2 बात करता है रिपील ऑफ इनैक्टमेंट्स रिपील्ड बाय द रिपीलिंग एक्ट 1938, तो ये आपका रिपील्ड है। थर्ड आपका इंटरप्रिटेशन क्लॉज की बात करता है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज में आपका क्या क्या डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में? कोर्ट को डिफाइन किया गया है, फैक्ट को डिफाइन किया गया है, रिलेवेंट को डिफाइन किया गया है। ध्यान रखिएगा, रिलेवेंट को डिफाइन किया गया, नॉट रिलेवेंट फैक्ट एंड रिलेवेंसी, ओके, ओनली रिलेवेंट। फैक्ट इन इशू, डॉक्यूमेंट को, एविडेंस को, प्रूव्ड को, डिसप्रूव्ड को, नॉट प्रूव्ड को एंड इंडिया को। तो इतनी चीज़ें आपके सेक्शन 3 में डिफाइन की गई हैं। एंड आपका सेक्शन 4 है मे प्रिज्यूम, तो यहाँ सिर्फ मे प्रिज्यूम नहीं है, सेक्शन 4 में आपका मे प्रिज्यूम भी है, शैल प्रिज्यूम भी है और आपका कंक्लूसिव प्रूफ भी है। ओके, मे प्रिज्यूम में जो होता है ओनली आपकी फैक्ट की प्रिजम्पशन होती है, एंड शैल प्रिज्यूम में जो आपका होता है वो आपकी लॉ की प्रिजम्पशन होती है, ठीक है। एंड कंक्लूसिव प्रूफ जो होता है आपका वो भी लॉ की प्रिजम्पशन होती है, बट वो अखंडनीय होती है, मीन्स उसका खंडन नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट यहाँ कंप्लीट होता है। चैप्टर सेकेंड है द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। तो चैप्टर सेकेंड में जो सेक्शन है 5 से लेके 55 तक है। अब सेक्शन 5 क्या डील करता है? एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट, मीन्स एविडेंस जो दिए जाएंगे वो फैक्ट इन इशू का दिया जाएगा या फिर रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड दिया जाएगा। इसके अलावा और कोई भी फैक्ट दिए जाते हैं वो एविडेंस में एडमिशिबल नहीं होंगे। सेक्शन 5 का जो उद्देश्य है वो आपके साक्ष्य को सीमित करना है, मीन्स कोर्ट का टाइम वेस्ट ना हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि कौन सा फैक्ट रिलेटेड है, कौन सा फैक्ट इन इशू में एंड कौन सा फैक्ट रिलेवेंट फैक्ट है, तो इस चीज़ में कोर्ट का टाइम ना जाए। इसीलिए सेक्शन 5 है कि कोर्ट में कैसे एविडेंस प्रोड्यूस होंगे, तो वो फैक्ट इन इशू से रिलेटेड होंगे या फिर रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड होंगे, अदर्स नहीं होंगे। अब आपके पास सेक्शन 6 आता है। सेक्शन 6 आपका बात करता है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन्स, मीन्स अगर मैं इसको शॉर्ट में बात करूँ तो ये रेस जस्टे की बात करता है। रेस जस्टे जो एक ही समव्यवहार के तत्व होते हैं, यानी पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, ये आपका सेक्शन 6 होता है। सेक्शन 7 फैक्ट विच आर द ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू, मीन्स फैक्ट जो हैं आपके ओकेजन कॉज और इफेक्ट से रिलेटेड हों, ठीक है, वो आपके किस सेक्शन में कवर होंगे, तो वो आपके सेक्शन 7 में कवर होंगे। तो आप इसको शॉर्ट में याद कर लीजिए, OCE आपका सेक्शन 7 में है एंड MPC है आपका 8 में। OCE मीन्स होता है ओकेजन कॉज इफेक्ट। ओके, आइए देखते हैं सेक्शन 8। और सेक्शन 8 में जो बात की गई है मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट की। तो जो सेक्शन 8 बात करता है वो आपके मोटिव की बात करता है, प्रिपरेशन की बात करता है, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट की बात करता है, मीन्स कोई भी एक्ट करने से पहले का कंडक्ट एंड कोई भी एक्ट करने के बाद का कंडक्ट। आप इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं MPC। एंड सेक्शन 9 है, ये सारे सेक्शन में कवर कर चुके हैं, इसके वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है, आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। एंड सेक्शन 9 है आपका फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट। ये सेक्शन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एंड प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इसके इलस्ट्रेशन डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये सेक्शन मैंने इसका वीडियो लेक्चर अपलोड किया है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा ज़रूर। फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट, मीन्स ऐसे आवश्यक फैक्ट जो किसी रिलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस करते हैं, वो आपके सेक्शन 9 में कवर किए गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्ट है, मीन्स आपका आइडेंटिफिकेशन परेड भी इसी में आता है, ऐसे फैक्ट जो प्लेस एंड टाइम फिक्स करते हैं, ठीक है, पार्टीज के रिलेशन बताते हैं, तो वो सारे फैक्ट आपके सेक्शन 9 में कवर किए गए हैं। ओके, एंड सेक्शन 10 थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर्स इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन, मीन्स जो आपका सेक्शन 10 बात करता है वो कॉन्स्पिरेटर्स की बात करता है। अगर यहाँ कॉन्स्पिरेटर्स की बात की गई है तो व्हाट इज अ कॉन्स्पिरेसी? कॉन्स्पिरेसी को क्या इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन किया गया? नहीं। आप कॉन्स्पिरेसी के लिए इन IPC देखेंगे, IPC का सेक्शन 120A, जहाँ आपकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात की गई है।
तो व्हाट इज अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो वो होती है जो दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को यानी इलीगल एक्ट को, या फिर एक्ट इलीगल नहीं है, इलीगल साधनों द्वारा उसे करने के लिए सहमत होते हैं और करते हैं, तो वो क्या करते हैं? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं। और इसकी जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है वो आपका सेक्शन 120B में की गई है। अगर आपका ऑफेंस मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है, तो आपकी जो पनिशमेंट होगी तो सेम आपकी एबेटमेंट के अकॉर्डिंग होगी। मीन्स जैसे आपने उसका एबेट किया हो ऐसे आपको पनिश किया जाएगा। और एबेटमेंट की पनिशमेंट क्या होगी? जैसे आपने सेम वही ऑफेंस किया हो, मीन्स डायरेक्ट। ओके। एंड अगर आपका 2 वर्ष से कम के किसी कारावास के लिए दंडित किया गया है, ठीक है, 2 वर्ष के कारावास के कम का अपराध है, तो ऐसे में आपकी पनिशमेंट होगी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, वो होगी आपकी 6 मंथ होगी। तो यहाँ आपका जो बात किया गया थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन, तो ये आपका सेक्शन 10 है। एंड सेक्शन 11, सेक्शन 11 बात करता है सेक्शन 11 आपका बात करता है व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम रिलेवेंट। मीन्स ऐसे फैक्ट जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत होंगे। अगर मैं बात करूं सेक्शन 11 की, तो सेक्शन 11 आपका बात करता है प्ली ऑफ एलबी की, बट प्ली ऑफ एलबी जो है आपका सेक्शन 11 का 1 बात करता है। ठीक है, तो आपका सेक्शन 11 जो है वो मेंस एंड प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मैं अलग से एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगी। एंड सेक्शन आपका 12M इन सूट फॉर डैमेजेस फैक्ट टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रिलेवेंट। मीन्स ऐसे फैक्ट, ठीक है, ऐसे सूट नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य जो होंगे वो सुसंगत होंगे। अब किन मामलों में कोर्ट जो होगा डिटरमाइन करेगा अमाउंट जो है डैमेजेस का डिटरमाइन करेगा, तो 2 ही केसेस में होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट के केस में होता है और दूसरा जो होता है आपका टॉर्ट के केस में होता है। ओके, आइए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। आपका सेक्शन 13 है और 13 बात करता है फैक्ट रिलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चंस। मीन्स जबकि अधिकार या रूढ़ी प्रश्नगत है तब सुसंगत तथ्य। जो आपका सेक्शन 13 है वो राइट और कस्टम की बात करता है। ठीक है, एंड सेक्शन 14 है फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडली फीलिंग्स। मीन्स आपका जो सेक्शन 14 है वो सिर्फ बात करता है स्टेट ऑफ माइंड की, बॉडी की एंड बॉडली फीलिंग्स की। ठीक है, सेक्शन की हेडिंग याद रखा करिए। सेक्शन 15 है फैक्ट बेयरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। मीन्स कार आकस्मिक या सास्य था, इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य। मीन्स ऐसे फैक्ट्स जो आपको इस बात को क्लियर करते हैं कि जो एक्ट था वो एक्सीडेंटल था, ये इंटेंशनल। ओके, एंड सेक्शन 6 है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलेवेंट। सेक्शन 6 है आपका कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत होगा। सेक्शन 7 एडमिशन डिफाइन। एडमिशन किस सेक्शन में डिफाइन है, तो सेक्शन 17 में डिफाइन है। सेक्शन 18 एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग्स और हिज एजेंट। मीन्स सेक्शन 18 आपका बात करता है स्वीकृति कार्रवाई के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व रूप से वादकर्ता द्वारा। ठीक है, तो आपका सेक्शन 18 में बताया गया है कि आपका कौन से व्यक्ति होंगे जो आपका एडमिशन कर सकते हैं। मीन्स आपका एजेंट कर सकते हैं एंड पार्टी के मेंबर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आया आपका सेक्शन 18 है। सेक्शन 19 एडमिशन बाय पर्सन्स हुज पोजीशंस मस्ट बी प्रूव एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट्स। मीन्स उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी है। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 19 बात करता है। सेक्शन 20 आपका एडमिशन बाय पर्सन्स एक्सप्रेसली रिफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट्स। मीन्स वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां। अगर मैं सेक्शन 20 की बात करूं तो रेफरी द्वारा जो एडमिशंस होता है
वो आपका सेक्शन 20 में ही होता है। ओके, एंड सेक्शन 21, प्रूफ ऑफ एडमिशंस अगेंस्ट पर्सन्स मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ मीन्स स्वीकृतियां का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना। ठीक है, तो जो सेक्शन 21 है वो आपका बात करता है कि जो एडमिशन्स होगा वो व्यक्ति के विरुद्ध ही साबित किया जाएगा। ठीक है, उनके फेवर में नहीं साबित किया जाएगा। जैसे मैं कोई स्टेटमेंट बोलती हूँ तो इसे मेरे विरुद्ध ही साबित किया जाएगा। ठीक है, या फिर आप कोई स्टेटमेंट बोलते हैं तो उसे मैं आपके विरुद्ध साबित करूँगी। इसका इलिस्ट्रेशन आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया है। इसके एक्सेप्शन में यहाँ बता देती हूँ कि कब फेवर में आपके एडमिशन जो है कब आपके फेवर में साबित किया जाएगा। तो वो आपका सेक्शन 32 में जब आप केस जाता है, सेक्शन 14 में जब केस जाता है, या फिर सेक्शन 6 से लेके 55 तक में आपका कोई केस जाता है तो आपके फेवर में साबित किया जाएगा। अदरवाइज एडमिशन जो होगा आपके अगेंस्ट ही साबित किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 22, व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रिलेवेंट मीन्स दस्तावेज की अंतर्वस्तु इबारत के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होंगी। तो ये सर्वोत्तम साक्ष्य की बात की गई है यहाँ। ठीक है, मीन्स आपके सेक्शन 65 द्वितीयक साक्ष्य में केवल होगी और पेश की गई दस्तावेज का अगर असली होना प्रश्नगत है तो ही आपका ओरल एडमिशन एज कंटेंट टू डॉक्यूमेंट एज आर रिलेवेंट। ठीक है, सेक्शन 22A, व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर रिलेवेंट। सेक्शन 22A में बात की गई है कब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु से संबंधित मौखिक स्वीकृतियां सुसंगत हैं। तो जब अभिलेख प्रश्नगत हो तभी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, सेक्शन 23 में बात की गई है एडमिशन इन सिविल केसेस रिलेवेंट मीन्स सिविल केस में एडमिशन की बात की गई है। तो सिविल सेक्शन 23 का जो जिस रूल पे बेस्ड है आपका वो है आपका विदाउट प्रेजुडाइस रूल्स। ठीक है, सेक्शन 23 में अगर दोनों पार्टी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं कि तैयार हो जाते हैं कि जो भी वो एडमिशन कर रहे हैं उसको किसी भी वाद्य कार्यवाही में यूज़ नहीं किया जाएगा तो ही वो एडमिशन करेंगे। ठीक है, तो एडमिशन इन सिविल केस इज रेलिवेंट। ठीक है, अदरवाइज रेलिवेंट नहीं होता है। तो ये 23 में आपका है। 24 में आपका बात की गई है कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन रेलिवेंट इज क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तो 24 में आपकी जो बात की गई है उत्प्रेरणा, फुसलाने द्वारा, धमकी या वचन द्वारा, वादा द्वारा कराई गई स्वीकृति दंडिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है। अगर एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए तो सेक्शन 24 कन्फेशन की बात करता है और कन्फेशन आपका वॉलंटरली होना चाहिए, मीन्स आपका ऐच्छिक होना चाहिए। अगर आपका कन्फेशन ऐच्छिक नहीं है मीन्स उसे इंड्यूस करके प्राप्त किया गया, थ्रेट करके प्राप्त किया गया या किसी प्रॉमिस से प्राप्त किया गया है तो वो आपका रिलेवेंट नहीं होगा। ठीक है, सेक्शन 25 बात करता है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड मीन्स पुलिस ऑफिसर से किया गया कन्फेशन आपका प्रूफ नहीं किया जाएगा। सेक्शन 26 आपका बात करता है कन्फेशन बाय एक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम मीन्स पुलिस कस्टडी में किया हुआ कन्फेशन प्रूफ नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, लॉ विदाउट एक्सेप्शन कंप्लीट नहीं होता है। तो इसका एक्सेप्शन है कि अगर पुलिस कस्टडी में कोई कन्फेशन मजिस्ट्रेट के सामने कर दिया जाए तो उसे प्रूफ किया जा सकता है। ओके, एंड सेक्शन 27 बात करता है हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड मीन्स किसी भी एक्यूज से प्राप्त इंफॉर्मेशन को कितना प्रूफ किया जा सकता है, प्रूव्ड किया जाएगा तो उसे उतना ही प्रूफ किया जाएगा जितने से किसी तथ्य का पता चला है। ठीक है, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कोई व्यक्ति बोलता है पुलिस स्टेशन में जाके कि मैंने एक एक्स नाम के व्यक्ति को चाकू से मार दिया है, वो चाकू मैंने जेड नामक तालाब में छिपा के रखा है, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। वो पुलिस उसके साथ जाती है, जेड तालाब से वो नाइफ चाकू को लेके आती है। इस चीज़ को
कोर्ट में पेश किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन से किसी फैक्ट का पता चला है, किसी वस्तु का पता चला है जो कि उसके अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। एंड सेक्शन 28 में बात की गई कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इंप्रेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस रिलेवेंट। सेक्शन 28 जो है आपका सेक्शन 24 को इलेबोरेट करता है, मीन्स कोई भी कन्फेशन उस दशा में मान्य होगा जबकि आपका इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस का जो असर है, इम्प्रेशन है, वो हट जाए, रिमूव हो जाए, देन उसके बाद अगर कोई कन्फेशन की जाती है तो वो आपकी वैलिड होगी, ठीक है। कितना टाइम देना चाहिए कि ये सारा जो इम्प्रेशन है वो रिमूव हो जाए? तो इसके लिए कोई प्रेस्क्राइब टाइम नहीं है, बट एक केस मुझे यहाँ याद नहीं आ रहा है, तो उस केस में ये हेल्ड हुआ था कि 24 आवर्स का जो टाइम होता है वो सफिशियंट होता है किसी भी इम्प्रेशन के रिमूवल के लिए, ओके। एंड सेक्शन 29 है आपका कन्फेशन अदरवाइज रिलेवेंट नॉट टू बी इरेलीवेंट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सेक्रेसी, मीन्स सेक्शन 29 में आपकी बात की गई है अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति को गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत ना हो जाना। सेक्शन 29 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 29 में बात की गई है कि अगर गलत तरीके से भी कोई भी एविडेंस लिया जाता है, ठीक है, तो वो एविडेंस आपका रिलेवेंट होगा, इरिलेवेंट नहीं हो जाएगा, ओके। किसी भी तरह से अगर एविडेंस लिया जाता है, गलत तरीके से लिया हुआ एविडेंस सेक्शन 29 में आपका वैलिड होगा, यानी रिलेवेंट होगा, इरिलेवेंट नहीं होगा। आप सेक्शन 29 को अच्छे से पढ़िए, अदरवाइज मेरे वीडियो का वेट कीजिए। सेक्शन 30 बात करता है कंसिडरेशंस ऑफ प्रूफ्ड कन्फेशंस अफेक्टिंग पर्सन्स मेकिंग इट एंड अदर्स जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस। सेक्शन 30 में बात की गई है साबित स्वीकृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्यों को प्रभावित करती है विचार में लेना, मीन्स सह अभियुक्त द्वारा संस्वीकृति। तो सेक्शन 30 में जो बात की गई है वो आपका सह अभियुक्त द्वारा संस्वीकृति की बात की गई है। अगर दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दोनों का एक ही अपराध के लिए विचारण हो रहा है और एक साथ विचारण हो रहा है। सेक्शन 30 का जो मेन पॉइंट है कि एक ही अपराध के लिए विचारण होना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए और एक ही टाइम पे होना चाहिए, मीन्स अलग अलग ट्रायल नहीं होना चाहिए कि एक के लिए अलग ट्रायल होना चाहिए, बी के लिए अलग ट्रायल होना चाहिए, नहीं, एक ही अपराध के लिए और एक साथ उन दोनों का ट्रायल होना चाहिए, तब किसी एक के द्वारा किया हुआ कन्फेशन दूसरे के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो सेक्शन 30 इतनी बात करता है। सेक्शन 30 आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 31। सेक्शन 31 बात करता है एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉप, मीन्स आपका जो एडमिशन होता है, एडमिशन आपने पढ़ा सेक्शन 17, 18, 19, 20, 21, 22A एंड 23, यहाँ तक आपने पढ़ा एडमिशन जो है आपका कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है, बट मे स्टॉप मीन्स इसे स्टॉप किया जा सकता है अकॉर्डिंग सेक्शन 31। अब व्हाट इज अ स्टॉपल, ये तो आप आगे पढ़ेंगे सेक्शन 115, बट आप लोग को इतना तो पता होगा कि स्टॉपल में होता क्या है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इस चीज़ का विश्वास करा के कोई कार्य करा लेता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को जिसने कार्य कराया है, ठीक है, उसे अपनी बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा, तो दैट इज़ अ स्टॉपल, मीन्स उसे स्टॉप कर दिया जाएगा कि वो बार बार बात ना बदले, तो ये होता है आपका स्टॉपल। अब देखिए सेक्शन 32। सेक्शन 32 आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एंड प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेक्शन 32 बात करता है केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट by persons who is dead or cannot be found etc is relevant, means ऐसे व्यक्ति का कथन जो कि मर गए हैं, मिल नहीं सकते, साक्ष्य देने में असमर्थ है या फिर उनका साक्ष्य इतना युक्त विलंब से प्राप्त किया जाएगा कि उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा,
ठीक है, तो आपका सेक्शन 32 ये बात करता है। अब सेक्शन 32 कुल 8 क्लॉज की बात करता है। उस 8 क्लॉज में 8 कंडीशन दी हुई है। पहले में आपका मृत्युकालिक कथन यानी डाइंग डिक्लेरेशन की बात की गई है, ठीक है। एंड 32(2) में कारोबार के अनुक्रम में किया गया कार्य, ठीक है। एंड सेक्शन 32(3) में आपकी बात की गई है हित के विरुद्ध बात करने वाला, ठीक है। और 33(4) में बात की गई है लोक अधिकार या रूढ़ी के बारे में या साधारण हित के विषय के बारे में कोई राय। एंड 34(5) में बात की गई है आपका नातेदारी के अस्तित्व से संबंधित, यानी जो आपका रक्त विवाह और दत्तक से संबंधित होते हैं। एंड सेक्शन 32(6) में कहा गया है कौटुंबिक बातों से संबंधित विल या विलेख में किया गया कोई कथन। एंड सेक्शन 32(7) में आपकी बात की गई है धारा 13 यानी 13 के खंड का में वर्णित समव्यवहार से संबंधित दस्तावेज में किया गया कोई कथन है। एंड लास्ट है सेक्शन 32(8) में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कथन और प्रश्नगत बात से सुसंगत भावनाएं अभिव्यक्त करता है। तो ये आपका सेक्शन 32(8) में कहा गया है। सेक्शन 32 पे मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगी, क्योंकि ये आपका प्री पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे केस लॉ हैं, ठीक है। तो इसका मैं अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगी। आप लोग बस इतना याद रखिए, जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो आपका सेक्शन 32(1) में कवर किया गया है, ओके। एंड सेक्शन 33 बात करता है रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस ऑफ प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स द ट्रूथ ऑफ फैक्ट देयर इन स्टेटेड। मीन्स किसी साक्ष्य के कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति पूर्ववर्ती कथन का प्रयोग पश्चातवर्ती कार्यवाही में किया जाता है। किन कंडीशन में? सपोज आपको सेक्शन 33 में समझाती हूँ कि कोई व्यक्ति ए नाम का एक व्यक्ति है, वो कोर्ट में जाता है गवाही देने, ठीक है। देन उसके बाद वो गवाही दे के घर लौट रहा होता है कि रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है हार्ट अटैक से। नेक्स्ट डे जब फिर से कोर्ट बैठती है और एविडेंस के लिए उसे बुलाया जाता है, तो वो तो मर चुका रहता है, तो वो तो अब एविडेंस दे नहीं सकता। तो उसके जो स्टेटमेंट रहेंगे प्रीवियस डे के जो रिकॉर्ड किए गए होंगे, उसी प्रूफ किया जा सकता है अकॉर्डिंग सेक्शन 33, ओके। एंड सेक्शन 34 इंफ्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन रिलेवेंट। सेक्शन 34 में बात की गई है लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां जिनमें वे शामिल हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखा गया है कब सुसंगत होंगे। सेक्शन 35 में है आपका रिलेवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। सेक्शन 35 में आपका कहा गया है कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति। सेक्शन 36 में बात की गई रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट इन मैप्स चार्ट्स एंड प्लान्स मीन्स मानचित्रों चार्टों और रेखाओं के कथनों की सुसंगति। सेक्शन 37 में बात की गई है रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर कंटेन इन सर्टेन एक्ट्स और नोटिफिकेशंस। मीन्स आपका सेक्शन 37 में बात की गई है किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट लोक प्राकृतिक के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति होगी। एंड सेक्शन 38 और सेक्शन 38 में बात की गई है रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू एनी लॉ कंटेन इन लॉ बुक। मीन्स विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति। एंड सेक्शन 39 है व्हाट एविडेंस टू बी गिवन व्हेन स्टेटमेंट फ्रॉम पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बुक और सीरीज ऑफ लेटर्स और पेपर्स। मेन सेक्शन 39 में आपकी बात की गई जबकि कथन किसी बातचीत दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पुस्तक अथवा पत्रों या कागज पत्रों की आवली का भाग है तब क्या साक्ष्य दिया जाएगा। तो सेक्शन 39 कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर पे डिपेंड करता है कि जितना कोर्ट आपका आवश्यक समझे उतने का ही साक्ष्य दिया जाएगा। अननेसेसरी फैक्ट के एविडेंस नहीं दिए जाएंगे कोर्ट में। तो ये बात करता है आपका सेक्शन 39। सेक्शन 40 बात करता है प्रीवियस जजमेंट रिलेवेंट टू बी बार अ सेकेंड सूट्स और ट्रायल। मीन्स द्वितीय वाद या विचारण के वर्णात पूर्व निर्णय सुसंगत होंगे
अगर आप सेक्शन 40 की हेडिंग को ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो ये आपकी रेस जुडिकाटा की बात करता है। ओके, व्हाट इज अ रेस जुडिकाटा? रेस जुडिकाटा होता है कि कोई भी जजमेंट अगर किसी कंपिटेंट कोर्ट द्वारा दे दिया गया है, ठीक है, तो वो माना जाएगा। ठीक है, आपका रेस जुडिकाटा है सीपीसी सेक्शन 11, सीआरपीसी सेक्शन 300, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 141 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 40, माइंड में रखिएगा। ओके, सेक्शन 41 रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट इन प्रोबेट ईटीसी जुरिस्डिक्शंस मीन सेक्शन 41 जो बात करता है प्रोबेट इत्यादि विषयक अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति की बात करता है। और सेक्शन 41 जो आपका होगा ये आपके कंक्लूसिव प्रूफ होंगे। ओके, सेक्शन 41 क्या होंगे? आपके कंक्लूसिव प्रूफ होंगे। सेक्शन 42 और सेक्शन 42 बात करता है रिलेवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट ऑर्डर और डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 41 मींस सेक्शन 41 में वर्ड से भिन्न निर्णयों, आदेशों या डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव। सेक्शन 41 में जो डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट होंगे वो आपके पब्लिक नेचर के होंगे। ओके, जो इनका नेचर होगा वो पब्लिक होगा। एंड सेक्शन 43 जजमेंट ETC अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 40 से लेके 42 तक आपका मेंशन है व्हेन रेलेवेंट। तो सेक्शन 43 में आपका धारा 40, 41 और 42 में वर्डिश से भिन्न निर्णय आदि कब सुसंगत होंगे। तो ये आपका सेक्शन 43 में बताया गया है। सेक्शन 43 में आपका अगर मैं बात करूं तो ऐसे जजमेंट, वैसे तो जजमेंट क्या होंगे वो आपके रिलेवेंट नहीं होंगे जब तक कि उनका जो अस्तित्व है यानी एग्जिस्टेंस है खुद आपकी प्रश्नगत ना हो। ठीक है, अगर वो प्रश्नगत होती है या फिर किसी अपराध के करने के लिए वो कारण बनती है ऐसा जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री, तो ही आपका वो रिलेवेंट होगी। अदर देन वो आपका रिलेवेंट नहीं होगी। आप इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, अदरवाइज मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, एंड सेक्शन 44, सेक्शन 44 आपका बात करता है फ्रॉड और कोल्यूजन्स इन ऑब्टेनिंग जजमेंट और इनकम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट में बी प्रूव्ड मीन्स सेक्शन 44 जो आपका बात करता है वो आपका बात करता है निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या दुसंधि अथवा न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकती है। अगर मैं बोलूं रेस जुडिकाटा को डिनाई किया जा सकता है बाय विच सेक्शन? तो सेक्शन 44 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ओके, बट आर्टिकल 141 को नहीं। एंड सेक्शन 45 आपका बात करता है ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट की। तो सेक्शन 45 आपका जो विशेषज्ञों की राय की बात करता है। कैसे विशेषज्ञ होंगे? वो आपका विदेशी विधि से हो सकते हैं, विज्ञान या कला से रिलेटेड हो सकते हैं, हस्तलेख से रिलेटेड हो सकते हैं या उंगली चिन्ह से रिलेटेड हो सकते हैं। सेक्शन 45 यहाँ 45A होना चाहिए, सॉरी वो मिसप्रिंट हो गया। 45A है आपका एक सेक्शन जो कि 2008 में इंसर्ट हुआ था। तो ये बात करता है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक का मत यानी ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 46 और सेक्शन 46 बात करता है फैक्ट बियरिंग अपॉन ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट मीन्स विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य। ये आपका बात करता है सेक्शन 46। सेक्शन 45 एंड 46 ये आपका एक्सपर्ट के ओपिनियन की बात करता है। ओके, बाकी आपके सिंपल जो होते हैं एक्सपर्ट होते हैं। 47 आपका बात करता है ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रिलेवेंट। 47 में बात की गई है हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत होती है। सेक्शन 47A ओपिनियन एज टू डिजिटल सिग्नेचर व्हेन रिलेवेंट। 47A में बात की गई इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत होती है। ठीक है, एंड सेक्शन 48 है आपका ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम व्हेन रिलेवेंट मीन्स अधिकार या रूढ़ी के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत होती है। इससे रिलेटेड आप एक सेक्शन पढ़ चुके थे तो वो आपका सेक्शन 13 है। सेक्शन 49, सेक्शन 49 है ओपिनियन एज टू यूजेस
टेनेंट्स ETC व्हेन रिलेवेंट मीन्स आपका प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब सुसंगत होंगी, तो ये सेक्शन 49 में बताया गया। सेक्शन 50 में बताया गया है ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रिलेवेंट, नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत होंगी, तो वो सेक्शन 50 में बताया गया। सेक्शन 51 है ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रिलेवेंट, सेक्शन 51 में है आपका राय के आधार कब सुसंगत होंगे। ठीक है, तो ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रिलेवेंट्स, सॉरी ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन मीन्स ओपिनियन के जो भी ग्राउंड्स होंगे वो रिलेवेंट होंगे। ठीक है, एंड सेक्शन 52, सेक्शन 52 से लेके 55 तक आपकी बात की गई है, वो आपकी बात की गई है कैरेक्टर की बात की गई है। तो सेक्शन 52 में बात की गई है इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव, सेक्शन 52 में आपकी बात की गई है इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इरिलेवेंट मीन्स सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए सील जो होंगे वो विसंगत होंगे। सिविल केसेस में आपके जो कैरेक्टर होते हैं वो इरिलेवेंट होते हैं। 53 इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रिलेवेंट, क्रिमिनल केस में प्रीवियस गुड कैरेक्टर जो होते हैं वो रिलेवेंट होते हैं। सेक्शन 52 एंड 55 आपके सिविल केस में कैरेक्टर की बात करता है, एंड 53 टू 55 सॉरी 53 एंड 55 आपके क्रिमिनल केस में कैरेक्टर की बात करता है। ओके, तो 53 में बता चुकी हूँ इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रिलेवेंट मीन्स क्रिमिनल केस में आपके जो गुड कैरेक्टर होते हैं वो आपके रिलेवेंट होते हैं। अच्छा, यहाँ जो कैरेक्टर की बात की गई वो आपके पार्टीज के कैरेक्टर की बात की गई, विटनेसेस के नहीं। यहाँ आप विटनेस मत समझ लीजिएगा, यहाँ पार्टीज के कैरेक्टर की बात की गई है। अब आते हैं सेक्शन 54, सेक्शन 53A है, यहाँ 53A में मेंशन नहीं कर पाई हूँ, भूल गई हूँ। तो 53A एक तो क्लॉज है, वो आपका 2013 में ऐड हुआ था, तो उसकी हेडिंग है एविडेंस ऑफ कैरेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रिलेवेंट इन सर्टेन केसेस मीन्स कतिपय मामलों में सील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत ना होना। किसके? पीड़िता के बारे में, इसमें विक्टिम के बारे में बोला जा रहा है 53A में, और जो कि 2013 में आपका इंसर्ट हुआ था। ठीक है, अंतर स्थापित किया गया था। उसके बाद आते हैं 54 में, 54 जो आपका बात करता है प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रिलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई मीन्स आपका उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा सील आपका सुसंगत नहीं है। मीन्स आपका जो बैड कैरेक्टर है वो आपका रिलेवेंट नहीं है एक्सेप्ट इन रिप्लाई, रिप्लाई के एक्सेप्ट के बजाय वो आपका बैड कैरेक्टर क्या होगा, वो रिलेवेंट नहीं होगा। ठीक है, 53, 53A, 54 ये आपके क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में कैरेक्टर की बात करता है, एंड 52 एंड 55 आपके सिविल प्रोसीडिंग्स में कैरेक्टर की बात करता है। तो 55 की हेडिंग क्या है, कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस मीन्स कोई व्यक्ति गुड कैरेक्टर का है तो इससे उसकी जो डैमेजेस है वो इंक्रीज नहीं किए जाएंगे, उसका जो अमाउंट मिलना है कंपनसेशन का वो इंक्रीज नहीं किया जाएगा। बट कोई बैड कैरेक्टर का ये प्रूफ कर दिया जाता है तो रिड्यूस किया जा सकता है उसे जो भी कंपनसेशन मिलना है। ठीक है, तो ये आपका कैरेक्टर हो गया। चैप्टर 2 पे आ गए हम लोग, और सॉरी चैप्टर 3 पे आ गए हम लोग, और चैप्टर 3 आपका बात करता है फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड मीन्स तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। यहाँ से स्टार्ट होता है पार्ट 2 जो कि आपके सबूतों के विषय के बारे में बात करता है, यानी ऑन प्रूफ। तो पार्ट 2 का चैप्टर 3 हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड जिसका पहला सेक्शन है 56, और 56 बात करता है फैक्ट जुडिशरी नोटिसेबल नीड नॉट टू बी प्रूव्ड मीन्स न्यायिक रूप से अवेक्षणित तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है। ऐसे फैक्ट जो कि जुडिशियली नोटिसेबल हैं उन्हें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड 57 है, सेक्शन 57 है आपका फैक्ट ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस, वे तथ्य जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय को करनी होगी। तो इसमें टोटल 13 सब्जेक्ट मेंशन है, बट वो सब्जेक्ट क्या है आपके कंप्लीट नहीं है, मीन्स उसके बाद भी कुछ और हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है और वो कोई लास्ट नहीं है, वो बस एक लिस्ट प्रोवाइड कराई गई है।
एंड सेक्शन 58 है। सेक्शन 58 बात करता है फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड, मीन्स ऐसे फैक्ट स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं होगा। जो आपका सेक्शन 58 बात करता है वो प्लीडिंग एविडेंस की बात करता है, मीन्स अभिवचन जो आपका प्लेंट एंड डब्ल्यूएस में जो भी स्टेटमेंट होते हैं, कोई पार्टी अगर एडमिट कर लेती है तो आपको उसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आपका आते हैं चैप्टर 4, और चैप्टर 4 आपका कवर करता है ओरल एविडेंस। इसमें खाली 2 ही सेक्शन है। 59 बात करता है प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय ओरल एविडेंस, ठीक है, मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना है। एंड सेकेंड है आपका सेक्शन 60 यानी धारा 60, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। मौखिक साक्ष्य प्रत्येक दशा में प्रत्यक्ष होना चाहिए। कौन सा सेक्शन बोलता है? तो सेक्शन 60 बोलता है। ओके, चैप्टर 5 आपका बात करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है सेक्शन 61, प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, मीन्स दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत। सेक्शन 62 प्राइमरी एविडेंस मीन्स प्राथमिक साक्ष्य, आपका सेक्शन 62 में है। सेक्शन 63 में आपका सेकेंडरी एविडेंस है। सेक्शन 64 में है आपका प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस, मीन्स आपका प्राइमरी एविडेंस आपका डिफाइन सेक्शन 62 में है, एंड उसको प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस वो आपका 64 में है। सेक्शन 62 एंड 64 वो आपका प्राइमरी एविडेंस से रिलेटेड है। सेक्शन 65 केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट में बी गिवन, मीन्स अवस्थाएं जिनमें दस्तावेज के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। सेकेंडरी एविडेंस जो है आपका सेक्शन 63 में डिफाइन है, एंड किस सेक्शन के थ्रू वो पेश किया जाएगा? तो सेक्शन 65 के थ्रू वो पेश किया जाएगा। ठीक है, 65A स्पेशल प्रोविजन एज टू एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। 65A में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष प्रावधान है 65A में। एंड 65B है एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, मीन्स अगर आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की एडमिसिबिलिटी किस सेक्शन में है तो वो आपके सेक्शन 65B में है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता। और ये दोनों ही सेक्शन आपके सन 2000 में जोड़े गए हैं। ठीक है, सेक्शन 66 रूल एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस, धारा 66 में पेश करने की सूचना के बारे में नियम है। किस चीज़ की सूचना, क्या पेश करने के लिए बोला जा रहा है? तो ये आपकी यहाँ आप सेकेंडरी एविडेंस की बात की जा रही है। सेकेंडरी एविडेंस को पेश करने की जो नोटिस है वो आपके सेक्शन 66 में है। ठीक है, सेक्शन 67 आपका प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग ऑफ पर्सन्स एलिज टू हैव साइन और रिटन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड, मीन्स आपका जिस व्यक्ति के बारे में अभी कथित है कि उसने पेश की गई दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था, उस व्यक्ति का हस्ताक्षर या हस्तलेख साबित किया जाना। तो ये आपका सेक्शन 67 है। सेक्शन 67A प्रूफ एज टू डिजिटल सिग्नेचर, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में सबूत, ये भी आपका सन 2000 में जोड़ा गया था। एंड सेक्शन 68 प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशंस ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। 68 में बात की गई ऐसे दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना है जिसका प्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है, तो कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी द्वारा अटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, सेक्शन 69 प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेसेस फाउंड, मीन्स जब किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी का पता ना चल सके तब सबूत। सेक्शन 70 एडमिशंस ऑफ एग्जीक्यूशंस बाय पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, मीन्स अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार का निष्पादन की स्वीकृति। एंड सेक्शन 71 प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेसेस डिजाइन द एग्जीक्यूशंस, मीन्स जबकि अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन का प्रत्याख्यान करता है तब सबूत। सेक्शन 72 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, मीन्स उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है। तो अगर आपका अपेक्षित नहीं यानी रिक्वायर्ड नहीं है तो आप उसको अटेस्ट करा भी लेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ओके, सेक्शन 73
कंपेरिजन ऑफ सिग्नेचर राइटिंग और सील विथ अदर्स एडमिटेड ऑफ और प्रूव्ड। सेक्शन 73 में बात की गई हस्ताक्षर लेख या मुद्रा की तुलना अन्यों से जो स्वीकृत या साबित है। सेक्शन 73A प्रूफ एज टू वेरिफिकेशंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर मीन्स अंकीय हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में सबूत। 74 में आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट है, 75 में आपका प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, 76 में आपका सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट है, 77 में आपका प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्रोडक्शंस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज मीन्स आपका प्रमाणित प्रतियों के पेश करने के द्वारा दस्तावेज का सबूत। आइए देखते हैं सेक्शन 78 प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, अन्य शासकीय दस्तावेज का सबूत। सेक्शन 79 प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। सेक्शन 79 प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा। सेक्शन 80 है आपका प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस मीन्स साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश किए गए दस्तावेज के बारे में उपधारणा। सेक्शन 80 है आपका प्रिजम्पशन एज टू गैजेट्स, न्यूज़पेपर, प्राइवेट एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट। राजपत्रों, समाचार पत्रों, पार्लियामेंट के प्राइवेट एक्टों और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं हैं सेक्शन 81 में। 81A में है आपका प्रिजम्पशन एज टू गैजेट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। 81A में तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्रों के बारे में उपधारणा आपकी सेक्शन 81A में है। सेक्शन 82 प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट एडमिसिबल इन इंग्लैंड विदाउट प्रूफ ऑफ सील और सिग्नेचर मीन्स मुद्रा या हस्ताक्षर के सबूत के बिना इंग्लैंड में ग्राह्य दस्तावेज के बारे में उपधारणा। सेक्शन 83 की हम बात करें तो सेक्शन 83 आपका प्रिजम्पशन एज टू मैप और प्लान्स मेड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट मीन्स सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखाओं के बारे में उपधारणा है। सेक्शन 84 प्रिजम्पशन एज टू कलेक्शंस ऑफ लॉ एंड रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजंस मीन्स आपका विधियों के संग्रह और विनिश्चय की रिपोर्टों के बारे में उपधारणाएं हैं। सेक्शन 85 है आपका प्रिजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटॉर्नी मीन्स मुख्तार नामों के बारे में उपधारणा। सेक्शन 85A प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट। सेक्शन 85A में बात की गई इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट की। ओके सेक्शन 85 है आपका प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल सिग्नेचर है। आपका 85B में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल सिग्नेचर के प्रिजम्पशन की बात की गई है। सेक्शन 85C में बात की गई प्रिजम्पशन एज टू डिजिटल सिग्नेचर एंड सर्टिफिकेट की। सेक्शन 85A, 85B एंड 85C कंफ्यूज मत होइएगा। 85A में इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट की बात की गई है, 85B में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल सिग्नेचर की बात की गई है एंड 85C में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की बात की गई है। तो ये आपका प्रिजम्पशन है सेक्शन 85A, B एंड C, तो इसको अपने माइंड में रखिएगा। सेक्शन 86 में बात की गई है प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स मीन्स आपका जो 86 बात करता है विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा। सेक्शन 87 है प्रिजम्पशन एज टू बुक्स, मैप्स एंड चार्ट्स मीन्स पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में उपधारणाएं हैं। सेक्शन 88 प्रिजम्पशन एज टू बुक, मैप एंड चार्ट। एक मिनट, आपका सेक्शन 88 आपका है प्रिजम्पशन एज टू टेलीग्राफिक मैसेज है, यहाँ आपका मिसप्रिंट हो गया है। सेक्शन 87 की हेडिंग ही 88 में आपकी छप गई है, जबकि सेक्शन 88 आपका है प्रिजम्पशन एज टू टेलीग्राफिक मैसेज मीन्स तार संदेशों के बारे में जो धारणाएं की जाती हैं, टेलीग्राफिक मैसेज के बारे में जो धारणाएं यानी प्रिजम्पशन की जाती है वो आपका सेक्शन 88 में की जाती है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं 88A में आपका साफ साफ लिखा हुआ है प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है एंड 88 में आपका टेलीग्राफिक मैसेज है। ओके, सेक्शन 89 है आपका प्रिजम्पशन एज टू ड्यू एग्जीक्यूशंस ETC ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस्ड मीन्स पेश न की गई दस्तावेज के सम्यक निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा। सेक्शन 90 है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट 30 ईयर्स ओल्ड 30 वर्ष पुराने दस्तावेज के बारे में उपधारणा। तो ये आपके सेक्शन 90 में बताई गई है। लेकिन ये जो प्रिजम्पशन है आपकी ओनली ओरिजिनल पे अप्लाई होती है, ना कि आपकी कोई भी जीरोक्स या फोटोकॉपी पे। ठीक है,
सेक्शन 90A प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 5 ईयर ओल्ड्स मीन्स 5 वर्षीय पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में उपधारणा। चैप्टर 6 तक देखिए हम लोग पहुंच गए हैं। चैप्टर 6 है द एक्सक्लूजन्स ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मीन्स दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में जो कवर किया गया है वो आपका सेक्शन 6 है। सेक्शन 6 में आपका बताया गया है सबसे पहले चैप्टर 6 है आपका दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में। तो इसमें पहला सेक्शन है सेक्शन 91 बात करता है एविडेंस ऑफ टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट एंड अदर डिस्पोजिशंस ऑफ प्रॉपर्टी रिड्यूस टू फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट मीन्स दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध संविदाओं अनुदानों तथा संपत्ति के अन्य व्यवहारों के निबंधनों का साक्ष्य। सेक्शन 92 बात करता है एक्सक्लूजन्स ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट मीन्स आपका जो बात करता है मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन है। सेक्शन 93 एक्सक्लूजन्स ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन और अमेंड एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट मीन्स 93 बात करता है संदिग्ध दस्तावेज को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने के साक्ष्य का अपवर्जन। सेक्शन 94 आपका बात करता है एक्सक्लूजन्स ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशंस ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स मीन्स विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन। तो सेक्शन 93 एंड 94 आपका पेटेंट एम्बिग्यूटी की बात करता है एंड सेक्शन 95 से लेके 97 तक आपका बात करता है लेटेंट एम्बिग्यूटी की। ठीक है, 97 तक आपका लेटेंट एम्बिग्यूटी की बात करता है। सेक्शन 95 आपका बात करता है एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टेंस फैक्ट मीन्स विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य। सेक्शन 96 आपका है एविडेंस एज टू एप्लीकेशंस ऑफ लैंग्वेजेस विच कैन अप्लाई टू वन ओनली ऑफ सेवरल पर्सन्स मीन्स उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों के बारे में से केवल एक को लागू हो सकती है। सेक्शन 97 आइए देखते हैं। तो सेक्शन 97 है एविडेंस एज टू एप्लीकेशंस ऑफ लैंग्वेज टू वन ऑफ टू सेट्स ऑफ फैक्ट्स टू नाइदर ऑफ विच ऑफ द रूल करेक्टली अप्लाइज। सेक्शन 97 में है तथ्यों के दो संवर्गों में से जिनमें से किसी एक को भी वह भाषा पूरी तरह से ठीक लागू नहीं होती है उसमें से एक भाषा को लागू होने के बारे में साक्ष्य दिया जा सकता है। तो यहाँ मैं आपको अगर इन शॉर्ट में बताऊँ 93 से लेके 93 आपका बात करता है कि अगर दस्तावेज स्पष्ट है तो कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। 94 आपका बात करता है कि अगर दस्तावेज की लैंग्वेज ऐसी है कि वो दस्तावेज को लागू होती तो भी कोई एविडेंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जो आपकी पेटेंट एम्बिग्यूटी होती है उसमें कोई भी एक्सटर्नल एविडेंस नहीं दिए जाते हैं और जो आपकी लेटेंट एम्बिग्यूटी होती है उसमें आपके एक्सटर्नल एविडेंस जो होते हैं दिए जाते हैं। 95 की मैं बात करूँ तो ये अर्थहीन दस्तावेज की बात करता है यानी मीनिंगलेस। सेक्शन 96 की मैं बात करूँ तो केवल एक को ही लागू होती है भाषा। ठीक है, अब किसको लागू होती है तो वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। सेक्शन 97 में दो संवर्गों में से एक को भी वो लागू नहीं होती है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ओके, एंड सेक्शन 98 की मैं बात करूँ तो एविडेंस एज टू मीनिंग ऑफ इलिजिबल कैरेक्टर्स ईटीसी मीन्स ना पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि के बारे में साक्ष्य। सेक्शन 99 है हु में गिव एविडेंस ऑफ एग्रीमेंट वेरिंग टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। 99 है दस्तावेज के निबंधनों में फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य कौन दे सकेगा तो या तो उसके पक्षकार दे सकेंगे या तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव दे सकेंगे। ओके, एंड सेक्शन 100 है सेविंग ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंडियन सक्सेशंस एक्ट रिलेटिंग टू विल्स भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के विल संबंधी उपबंधों की व्यावृत्ति यानी सेविंग। देखिए आपके कितनी जल्दी कवर हो गए, आपका चैप्टर आप लोग 7 में पहुंच गए हैं। चैप्टर 7 आपका बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ की। बर्डन ऑफ प्रूफ है सेक्शन 101 बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है। सेक्शन 102 ऑन द वूम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज मीन्स सबूत का भार किस पर होता है। तो सेक्शन 101 जो बात करता है वो बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है। सेक्शन 102 जो बात करता है ओनस ऑफ प्रूफ की बात करता है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो कभी नहीं चेंज होता है। ठीक है, वो हमेशा एक ही व्यक्ति पर होता है जो आपका पॉजिटिव बातें करता है। एंड सेक्शन 102 जो आपका ओनस ऑफ प्रूफ है वो साबित करने का भार है। ठीक है, ये सबूत का भार नहीं, साबित करने का भार है ओनस ऑफ प्रूफ और ये कंटिन्यू चेंज होता रहता है ओनस ऑफ प्रूफ।
सेक्शन 103 बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पार्टिकुलर फैक्ट्स। तो सेक्शन 103 जो है वो आपका सेक्शन 101 को और इलेबरेट करता है, और बर्डन ऑफ प्रूफ में आप सारे फैक्ट को प्रूफ कर सकते हैं, बट सेक्शन 103 में आप केवल पर्टिकुलर फैक्ट्स को ही प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है। सेक्शन 104 में बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूफ टू मेक एविडेंस एडमिसिबल्स मीन्स साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किए जाने हैं उसे साबित करने का भार। सेक्शन 105 है बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केसेस ऑफ एक्यूज कम्स विथ इन एक्सेप्शंस। सेक्शन 105 जो है आपका एक्यूज्ड के बर्डन की बात करता है कि ये एक्यूज को प्रूफ करना पड़ेगा, जो उसका केस है वो आईपीसी का चैप्टर 4 में एक्सेप्शन में आता है, सेक्शन 76 से लेके 106 तक। ओके। सेक्शन 106 में आपका बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विथ इन नॉलेज, विशेषता ज्ञात तथ्यों को साबित करने का भार। सेक्शन 107 में बात की गई है बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ persons known to have been alive within 30 years। तो 107 है उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। तो सेक्शन 107 जो बात करता है वो जीवित रहने की उपधारणा की बात करता है, यानी जो प्रिजम्पशन की जाती है सेक्शन 107 में वो जीवन की प्रिजम्पशन की जाती है, लाइफ की प्रिजम्पशन की जाती है। ठीक है, कि ऐसे व्यक्ति को 30 वर्ष के भीतर जीवित देखा गया है तो वो जीवित ही होगा, मरा नहीं होगा। सेक्शन 108 में बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन इज अलाइव हु हैज नॉट बी हियर ऑफ फॉर 7 years। 108 में बात की गई है यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ सुना नहीं गया है वह जीवित है। सेक्शन 108 आपकी मृत्यु की उपधारणा करता है, यानी आपकी डेथ की प्रिजम्पशन करता है। ठीक है, कि कोई व्यक्ति के बारे में अगर 7 वर्ष तक कुछ नहीं सुना गया तो वो जाहिर सी बात है मर चुका होगा। ठीक है, तो जीवन की उपधारणा के लिए 30 वर्ष के भीतर उसका देखा जाना आवश्यक है या सुना जाना आवश्यक है, एंड मरने की उपधारणा के लिए उसका 7 वर्ष के भीतर ना सुना जाना। ठीक है, 7 वर्ष के भीतर नहीं सुना गया तो मरने की उपधारणा कर ली जाएगी। तो जीवन की उपधारणा आपकी 107 में है और मरने की उपधारणा आपकी 108 में है। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 109। सेक्शन 109 में आपका बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू रिलेशनशिप इन द केसेस ऑफ पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, प्रिंसिपल्स एंड एजेंट्स मीन्स आपका भागीदारी, स्वामी और अभिधारी मालिक और अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भार। सेक्शन 110 बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप, तो स्वामित्व के बारे में सबूत का भार। सेक्शन 111 है प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजेक्शंस वेयर वन पार्टी इज इन रिलेशंस ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस मीन्स 111 में है आपका उन सब व्यवहारों में सद्भाव का साबित किया जाना जिनमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है, मीन्स आपका जो रिलेशनशिप है वो एक्टिव कॉन्फिडेंस का है। सेक्शन 111 में सेक्शन 111 ए प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस। 111 ए में जो बात की गई कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा की बात की गई है, तो ये आपका आतंकवाद से रिलेटेड इसमें क्षेत्र आते हैं। ठीक है, जिसमें प्रिजम्पशन की जाती है 111 ए में। 112 बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लिजिटिमेसी। 112 विवाहित स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मज का निश्चायक सबूत है। ये आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है एंड प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, एंड सेक्शन 113 में बात की गई प्रूफ ऑफ सेशंस ऑफ टेरिटरी मीन्स राज्य क्षेत्र के अभ्यार्पण का सबूत, और 113 ए में बात की गई प्रिजम्पशन एज टू अबैटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन। 113 ए में बात की गई है किसी विवाहिता स्त्री द्वारा आत्महत्या की दुष्प्रेरणा के बारे में उपधारणा। ये आपका 1983 में आपका इंसर्ट किया गया था, और इस सेक्शन का जो इफ़ेक्ट है वो आपका रिट्रोस्पेक्टिव है। ओके, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी है, और ऐसी डेथ जो होनी चाहिए वो मैरिज के 7 years के
अंदर होनी चाहिए, ठीक है। 113 बी यानी 113 बी, प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ, डाउरी डेथ। तो दहेज मृत्यु के बारे में अवधारणा है, तो ये आपकी 113 बी में है, जो कि 1986 में इंसर्ट की गई थी। कभी कभी तो पूछ लेता एग्जाम में कि किस सन में इंसर्ट की गई थी, तो कोई भी आप सेक्शन पढ़िए, अगर वो जिस भी सन में इंसर्ट हुआ हो तो वो आप अपने माइंड में रखिए, ठीक है। तो ये 1986 में इंसर्ट हुआ था, जबकि 113 ए आपका इंसर्ट हुआ था 1983 में। अब डावरी डेथ अगर आप लोग को मैं बता दूं, तो ये आपका आईपीसी सेक्शन 304 बी में डिफाइन है, सॉरी बी में डिफाइन भी, आपको पनिश भी वहीं किया गया है, ठीक है। तो इसकी जो पनिशमेंट है वो आई थिंक 5 या 7 ईयर है, ठीक से याद नहीं है, जो भी है इतनी ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो 114 है, कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन एक्ट्स, न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा। 114 में 114 ए, प्रिजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशंस फॉर रेप, जो 113 है, 114 ए है, 114 ए यानी 114 ए आपका इंसर्ट हुआ था 1983 में। और इस सेक्शन की हेडिंग क्या है, बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सहमति के न होने के बारे में उपधारणा, ठीक है, प्रिजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशंस फॉर रेप। आ गए हम लोग चैप्टर 8 में। चैप्टर 8, और चैप्टर 8 बात करता है एस्टोपल की, जो कि सेक्शन 115 से लेके 117 तक है। चैप्टर में कितने सेक्शन हैं, ठीक है, और वो चैप्टर किस पार्ट में आता है, ये सारी चीज़ अपने माइंड में रखिए। कभी कभी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन प्री में बनते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैं यहाँ बता रही हूँ। चैप्टर 8 जो आपका डील करता है वो आपका स्टेपल को डील करता है। 115 में स्टेपल को डिफाइन किया गया, 116 में स्टेपल ऑफ टेनेंट एंड ऑफ लाइसेंस ऑफ पर्सन्स इन पोसेशंस मीन्स अभिधारी का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विबंधन। 117 में स्टेपल ऑफ एक्सेप्टर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी, विनिमय पत्र के प्रतिगृहीता का, उपनीति का या अनुज्ञप्तिधारी का विबंधन, यह आपका सेक्शन 117 में कवर किया गया है। चैप्टर 9, चैप्टर 9 बात करता है विटनेसेस की। विटनेसेस की आपका सेक्शन 118 है, हु में टेस्टिफाई, कौन साक्ष्य दे सकता है। तो ऐसे व्यक्ति साक्ष्य दे सकते हैं जो कि क्वेश्चन को समझने में और उनके उत्तर देने में समर्थ हों, तो वो एविडेंस दे सकते हैं। कौन व्यक्ति एविडेंस नहीं दे सकता है, तो बहुत ही बच्चा है, बालकपन है, वो समझ नहीं सकता है चीज़ों को, ठीक है, तो वो उनका उत्तर नहीं दे सकता, या बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एज है, उन चीज़ों को समझ नहीं सकता, उसका आंसर नहीं कर सकता है, ठीक है, या फिर वो मानसिक रोग से या शारीरिक रूप से बीमार है कि वो क्वेश्चन उससे जो किया जाए उसका आंसर नहीं दे सकता है। ये आपके सेक्शन 118 में। सेक्शन 119 है, 119 आपका डम्ब विटनेसेस की बात करता है। डम्ब विटनेसेस यानी मूक साक्षी, साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना। ऐसे साक्षी जो होते हैं जो अपना एविडेंस संसूचित करने में असमर्थ होते हैं, तो वो 119 में डिफाइन किए गए हैं। और ऐसे व्यक्ति द्वारा जो दिया जाता है एविडेंस वो आपका ओरल एविडेंस होता है, यानी मौखिक साक्ष्य होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता है, ठीक है। अगर वो खुले कोर्ट में अपना एविडेंस जो है साक्ष्य संकेतों द्वारा या फिर लिख के या और किसी तरीके से देता है, लिख के भी देता है, तो भी वो आपका ओरल एविडेंस ही होगा, याद रखिएगा। यहाँ आपका डम्ब विटनेस की बात की गई, और डम्ब विटनेस द्वारा दिया गया कैसा भी एविडेंस वो आपका ओरल एविडेंस ही माना जाएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है, जब तक कि कोई वो दस्तावेज प्रोड्यूस ना करे। और अगर उसे कोर्ट में बुलाया गया और वो अपना एविडेंस नहीं दे सकता है, तो वो अपना एविडेंस कोर्ट में लिख के देता है, तो भी वो ओरल एविडेंस माना जाएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। सेक्शन 120, पार्टीज टू सिविल सूट एंड देयर वाइफ्स और हस्बैंड और वाइफ्स और पर्सन्स अंडर क्रिमिनल ट्रायल्स मीन्स आपका जो 120 बात करता है सिविल वाद के पक्षकार, उनकी पति या पत्नियां दांडिक विचारण के अधीन
व्यक्ति का पति या पत्नी का सक्षम साक्षी होना। ठीक है, तो किसी भी सिविल प्रोसीडिंग्स में या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के अगेंस्ट क्या होंगे, कॉम्पिटेंट विटनेस होंगे। ठीक है, 121 यानी 121 जजेस एंड मजिस्ट्रेट के बात की गई है विटनेस होने की। तो 121 में न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट कब आपके विटनेस होंगे, तो वो किसी सुपीरियर कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग होंगे या फिर उनकी कोर्ट में कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसके कारण उन्हें एविडेंस देना पड़े। ठीक है, 122 बात की कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। ठीक है, विवाहित स्थिति के दौरान की गई संसूचनाएं, तो ये एक्सेप्शन है सेक्शन 120 का, विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाएं हैं। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज सेक्शन 120 का ये एक्सेप्शन है। तो इसके भी एक्सेप्शन है 122 के। क्या क्या है 122 के, मीन्स आपका कोई भी कम्युनिकेशन हस्बैंड एंड वाइफ मैरिज के रहते, मतलब मैरिज उनकी एग्जिस्ट कर रही है, डिवोर्स नहीं हुआ है। ठीक है, तो कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, या फिर वो करना भी चाहें तो कोर्ट उन्हें रोक देगा। ठीक है, तो इसमें एक्सेप्शन क्या है आपका, सिविल प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, या फिर हस्बैंड या वाइफ में से दोनों में से किसी एक ने अपनी कंसेंट दे दी हो कि वो उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ही वो प्रोड्यूस कर सकता है। सेक्शन 123 बात करता है एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट, मीन्स आपका राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य है। 124 है ऑफिशियल कम्युनिकेशंस की बात की गई है, साक्ष्य की संसूचना। सेक्शन 125 है इंफॉर्मेशंस एज टू कमीशंस ऑफ ऑफेंसेस, मीन्स आपका 125 में अपराधों के करने के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई, तो किसी भी मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर से ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी। सेक्शन 126 में बात की गई प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस की, वित्तीय संसूचनाएं आपकी 126 में, 127 में सेक्शन 126 टू अप्लाई टू इंटरप्रेटर्स ईटीसी, सेक्शन 127 में बात की गई है। सेक्शन 126 दुभाषियों आदि को लागू होना। सेक्शन 128 में है प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस। 128 में बात की गई है साक्ष्य देने के लिए स्वयं उद्धत होने से विशेषाधिकार अभिव्यक्त नहीं होता। तो सेक्शन 128 ये बात करता है कि कोई व्यक्ति अगर कोर्ट में अगर उसको एविडेंस देने के लिए प्रिविलेज है, मीन्स कोई जज है या फिर 122 में उसका केस जाता है, 126 में उसका केस जाता है। ठीक है, तो वो कोई एविडेंस देने के लिए कोर्ट में आ भी जाता है तो कोर्ट उसे क्या करेगी, स्टॉप कर देगी, उसे रोक देगी, उसे एविडेंस देने नहीं दिया जाएगा विशेषाधिकार के चलते। ठीक है, अगर वो अपनी इच्छा से कोई भी एविडेंस देने के लिए आता है तो भी उसका जो विशेषाधिकार है उसका त्याग नहीं होता है। ठीक है, सेक्शन 129 है कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस विथ लीगल एडवाइजर्स। 129 है विधिक सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं, तो ये भी एक विशेषाधिकार है, इसको भी प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। 130 है प्रोडक्शंस ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेसेस नॉट अ पार्टी। 130 में है जो साक्षी पक्षकार नहीं है उनके हक विलेखों का पेश किया जाना, तो तभी पेश किया जाएगा जब कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दोनों के बीच कि हाँ पेश किया जा सकता है, अदरवाइज पेश नहीं किया जाएगा। 131 है प्रोडक्शंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स विच अनदर पर्सन्स हैविंग पोसेशंस कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस। 131 है उन दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का पेश किया जाना जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति जिसका उन पर कब्जा है पेश करने से इनकार कर सकता था। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 101 है। सेक्शन 102 है विटनेसेस नॉट एक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट। सेक्शन 132 है इस आधार पर कि उत्तर उसे किसी अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने में क्षम नहीं होगा, यानी उसे माफ नहीं किया जाएगा। सेक्शन 132 की अगर बात की जाए तो किसी व्यक्ति को इस आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता है कि कोई व्यक्ति अगर आंसर आंसर देगा तो वो आंसर उसको किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में फंसा सकता है। तो अगर ऐसा होता है या ऐसी कंडीशन होती है तो उसके अगेंस्ट कोई भी अभियोजन नहीं चलाया जाएगा, उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, सिवाय अगर वो कोर्ट में कोई क्या करता है, मिथ्या साक्ष्य नहीं देता है तो
अगर वो कोर्ट में कोई मिथ्या साक्ष्य देता है यानी फेक एविडेंस देता है तो ही उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स की जाएगी, अदरवाइज इस बेस पे उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स नहीं की जाएगी कि उसके द्वारा जो आंसर किया जाता है वो उसे किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में फंसाता है। ओके, सेक्शन 133 बात करता है एकम्प्लिस की, मीन्स सह अपराधी की। तो अगर आप लोग को सेक्शन 30 याद हो तो आप लोग यहाँ उसके फैक्ट याद करके लिख सकते हैं। ठीक है, आपके सह अपराधी की बात करता है। सह अपराधी वही होते हैं जो एक ही अपराध के लिए एक ही समय विचारित किए जाते हैं। ठीक है, सेक्शन 134 आपका बात करता है नंबर ऑफ विटनेसेस की। तो साक्ष्यों की संख्या जो गिनी नहीं तौली जाती है, तराजू होता है ना, तौली जाती है, गिनी नहीं जाती है, तो वो आपका सेक्शन 134 के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, जो तौला जाता है, गिना नहीं जाता है। एंड आपका देखिए जल्दी हम लोग आ गए चैप्टर 10 में, और चैप्टर 10 है द एग्जामिनेशंस ऑफ विटनेसेस की। तो इसमें सेक्शन 135 है ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शंस एंड एग्जामिनेशंस ऑफ विटनेसेस की बात की गई है। साक्ष्यों के पेशकरण और उनके परीक्षा का क्रम होगा। ठीक है, तो ये कोर्ट अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेगी या फिर लॉ के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। सेक्शन 136 जजेस टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, मीन सेक्शन 136 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 5 मैंने आपको बताया था कि जो एविडेंस दिया जाएगा वो फैक्ट इन इशू का दिया जाएगा या रिलेवेंट फैक्ट का दिया जाएगा। तो जो भी एविडेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं कोर्ट में, ज़रूरी नहीं है कि वो कोर्ट उसे एडमिसिबल ही करे। ठीक है, तो अगर वो रिलेवेंट है तो भी उसे एडमिसिबल कर सकती है और नहीं भी कर सकती है, वो कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर है अकॉर्डिंग सेक्शन 136। ओके, सेक्शन 137 एग्जामिनेशंस इन चीफ। तो सेक्शन 137 में ना सिर्फ एग्जामिनेशन इन चीफ की बात की गई है, इवन आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन की भी बात की गई है। सेक्शन 138 की बात की गई है ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशंस की। तो ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एग्जामिनेशन चीफ होगा, देन उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, देन उसके बाद री एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन इन चीफ जो होता है, कोई पक्षकार अगर अपना विटनेस बुलाता है तो वो करता है एग्जामिनेशन इन चीफ। क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है प्रतिपक्षी के एडवोकेट द्वारा होता है यानी प्रतिवादी के एडवोकेट द्वारा होता है। एंड री एग्जामिनेशन जो होता है उसी व्यक्ति के द्वारा जिसने उसे विटनेस को कोर्ट में बुलाया था उसी के द्वारा होता है। सेक्शन 139 आपका क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन्स कॉल्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। 139 की अगर मैं बात करूँ तो किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मानित व्यक्ति की प्रति परीक्षा तो नहीं की जा सकती है। ओके, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन्स कॉल्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, तो ऐसे में उसकी जो एग्जामिनेशन है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, वो नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? सिर्फ किसी व्यक्ति को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए सम्मन कर देने से वो आपका विटनेस नहीं हो जाता है। ठीक है, जब तक कि उसे एज अ विटनेस ना बुलाया जाए कोर्ट में तब तक उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता है। ओके, सेक्शन 140 विटनेसेस टू कैरेक्टर। देखा यहाँ आया आपका विटनेसेस के कैरेक्टर की बात की गई है, और वहाँ आपका सेक्शन 52 से लेके 55 तक जो कैरेक्टर की बात की गई थी वो आपके पार्टीज के कैरेक्टर की बात की गई थी। तो सेक्शन 140 की बात की गई है विटनेसेस टू कैरेक्टर, मीन्स आपका सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी, इनकी प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन किया जा सकता है। सेक्शन 141 लीडिंग क्वेश्चन। व्हाट इज द लीडिंग क्वेश्चन? तो लीडिंग क्वेश्चन पहले बात तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। व्हाट इज द लीडिंग क्वेश्चन एंड लीडिंग क्वेश्चन किस सेक्शन में डिफाइन है? तो लीडिंग क्वेश्चन है सेक्शन 141 इंडियन एविडेंस एक्ट। एंड लीडिंग क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके उत्तर को सुझाते हैं। जो कोई व्यक्ति किसी उत्तर को चाहता है तो ऐसा प्रश्न पूछता है कि उसको उत्तर वो खुद ही देता है। लाइक एग्जाम्पल एक ठो मैं देती हूँ कि किसी विटनेस से ये पूछा जाता है, क्या आप 10 तारीख की सुबह को लखनऊ में थे? तो वहाँ वो सुझा रहा है कि हाँ वो 10 तारीख की सुबह को लखनऊ में था। ठीक है, वो उत्तर सुझा रहा है, तो दैट इज़ अ लीडिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो 142 आपका व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड, यहाँ बात की गई है 142 में लीडिंग क्वेश्चन की बात की गई। ओके, उन्हें कब नहीं पूछना चाहिए, किन्हें? तो ये लीडिंग क्वेश्चन की बात की गई। तो इन्हें मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में
न्यायालय की अनुमति से ही पूछा जाता है। ठीक है, कब नहीं पूछना चाहिए, तो इन्हें मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। और अगर पूछा जाएगा यानी एग्जामिनेशन इन चीफ में और री एग्जामिनेशन में कोर्ट की कंसेंट से ही पूछा जाएगा, अदरवाइज लीडिंग क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। व्हेन दे मे बी आस्क्ड, 143 में बात की गई व्हेन दे मे बी आस्क्ड, तो लीडिंग क्वेश्चन कब पूछे जा सकते हैं, तो लीडिंग क्वेश्चन हमेशा क्रॉस एग्जामिनेशन में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 144 एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग। तो 144 में बात की गई है लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य। 145 की बात की गई है क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा है। 146 की बात की गई क्वेश्चन लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन है, प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। 147 है व्हेन विटनेसेस टू बी कंपेल्ड टू आंसर, साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा। और 148 में बात की गई है कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेसेस कंपेल्ड टू आंसर, न्यायालय विनिश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा। तो ये 148 में है। 149 है क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, 149 में युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न नहीं किया जाएगा। एंड सेक्शन 150 है प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, 150 में है युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया। तो अगर बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के कोई क्वेश्चन किया जाता है तो ऐसे में कंप्लेन होगी किसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जो ऐसे क्वेश्चन पूछता, और किसके सामने कंप्लेन होगी, या तो हाई कोर्ट के सामने कंप्लेन होगी या जिसके वो अंडर में वर्क कर रहा है उसके सीनियर्स उसकी कंप्लेन होगी। ठीक है, सेक्शन 151 है इंडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चंस, मीन्स 151 बात करता है अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न की बात करता है। सेक्शन 152 है क्वेश्चन इंटेंडेड टू इंसल्ट और एनॉय, अपमानित या शुद्ध करने के लिए आश्रित प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। सेक्शन 153 है एक्सक्लूजन्स ऑफ एविडेंस टू कंट्राडिक्ट आंसर टू क्वेश्चंस टेस्टिंग वेरासिटी। 153 में बात की गई सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तर का खंडन करने के लिए साक्ष्य का प्रयोजन है। 153 में बात की गई है क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज वॉन विटनेसेस। तो 154 में अगर मैं बात करूँ तो यह हॉस्टाइल विटनेस की बात की गई है, साक्षी के पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न, क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज विटनेसेस 154 में हॉस्टाइल विटनेस की बात की गई है। 155 में है इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस, यानी साक्षी के विश्वसनीयता पर अधिक्षेप। 156 में बात की गई क्वेश्चन टेंडिंग टू कोरोबरेट एविडेंस ऑफ रिलेवेंट फैक्ट एडमिसिबल्स। 156 में बात की गई सुसंगत तथ्यों के साक्ष्य की संपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राह्य होंगे। 157 में बात की गई है फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस में बी प्रूव्ड टू कोरेबरेट लेटर टेस्टिमनी एज टू सेम फैक्ट, मीन्स उसी तथ्य के बारे में पश्चातवर्ती अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतन कथन साबित किए जा सकेंगे। अगर मैं सेक्शन 57 की बात करूं तो डाइंग डिक्लेरेशन मैंने आपको बताया था सेक्शन 32(1), अगर कोई व्यक्ति कथन करता है यानी स्टेटमेंट कहता है और नहीं मरता है, ठीक है, होता है ना कभी कभी कि इंसान बच जाता है लास्ट टाइम में, लास्ट मोमेंट में, तो अगर नहीं मरता है तो वो इसका जो स्टेटमेंट है वो कोरेबरेट किया जाएगा अकॉर्डिंग सेक्शन 57। ओके, उसका स्टेटमेंट कोरेबरेट किया जाएगा अकॉर्डिंग 57 में, अगर वो नहीं मरता है तो। अब आते हैं सेक्शन 158। तो व्हाट मैटर्स में बी प्रूव्ड इन कनेक्शंस विथ प्रूव्ड स्टेटमेंट रिलेवेंट अंडर सेक्शन 32 और 33, मीन्स आपका सेक्शन 158 है ना, साबित कथन के बारे में जो कथन धारा 32 या 33 के अधीन सुसंगत है, कौन सी बातें साबित की जा सकेंगी, तो ये 158 में बताया गया। 159 है रिफ्रेशिंग मेमोरी, यानी स्मृति ताज़ा करना, धारा 159। धारा 160 है टेस्टिमनी ऑफ फैक्ट्स स्टेटेड इन डॉक्यूमेंट मेंशन इन सेक्शन 159, 160 में बताया गया है। धारा 160 में बताया गया है
कि धारा 159 यानी 159 में वर्णित दस्तावेजों में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य। 161 राइट टू एडवर्स पार्टी एज टू राइटिंग यूज टू रिफ्रेश मेमोरी। 161 आपका जो बात करता है स्मृति ताज़ा करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार है। 162 में आपका बात करता है प्रोडक्शंस ऑफ डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज का पेश किया जाना है, ठीक है। एंड सेक्शन 163 है गिविंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर एंड प्रोड्यूस्ड ऑन नोटिस। 163 में है कि मंगाई गई और सूचना पर पेश की गई दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में दिया जाना है। 164 है यूजिंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोडक्शंस ऑफ विच वॉज रिफ्यूज्ड ऑन नोटिस। 164 में सूचना पाने पर जिस दस्तावेज के पेश करने से इनकार कर दिया गया था उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग लाना। तो इसको पढ़ते वक्त यानी सेक्शन 164 पढ़ते वक्त आप एक बार सेक्शन 66 को एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नोटिस तो वहाँ दी जा रही थी और नोटिस किस लिए दी जा रही थी, आपका सेकेंडरी एविडेंस के लिए दी जा रही थी, ठीक है। तो आप इसको 66 एंड 65 को एक बार पढ़ लीजिएगा। 165 जजेस पावर टू पुट क्वेश्चंस और ऑर्डर प्रोडक्शंस, ठीक है। तो 165 में आपका प्रश्न करने या पेशकरण का आदेश करने की न्यायालय की शक्ति है। तो सेक्शन 136 एंड 135 आपके कोर्ट की पावर की बात करता है एंड ऑल्सो 148, ओके। एंड 166 यानी धारा 166 पावर ऑफ जूरी और एसेसर्स टू पुट क्वेश्चंस, जूरी या एसेसर की प्रश्न करने की शक्ति है। एंड हम लोग आ गए हैं लास्ट चैप्टर पे। लास्ट चैप्टर आपका बात करता है चैप्टर 11 जो कि बात करता है इम्प्रॉपर एडमिशंस एंड रिजेक्शंस ऑफ एविडेंस के साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में, जो कि आपका एक ही सेक्शन कवर किया गया 167 में। नो न्यू ट्रायल फॉर इम्प्रॉपर एडमिशंस और रिजेक्शंस ऑफ एविडेंस, साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी सिचुएशन से आपका कोई भी जजमेंट इफेक्टेड नहीं होता है, तब तक आपका कोई भी न्यू ट्रायल नहीं किया जाएगा, ओके। तो यहाँ आपका पूरा का पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट मैंने आपका कवर कर दिया है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए और प्लीज़ लाइक शेयर एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल आप सबके लिए होने वाला है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।